नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली में चुनाव प्रचार के 5 मिनट शेष बचे हैं और ये अंतिम 5 मिनट ठीक वैसे ही हैं जैसे एग्जाम के वक्त सभी को 5 मिनट मिलते हैं और उस 5 मिनट की अहमियत उन्हें तभी समझ में आती है। हालांकि फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में नेताओं का एग्जाम 5 साल के बाद हो रहा है और स्टूडेंट्स को हर साल एग्जाम देना होता है। दिल्ली की जनता इस बार किसका करेगी बेड़ा पार और किसका करेगी बेड़ा गर्क? दिल्ली की जनता क्या केजरीवाल को चौथी बार सत्ता देगी या फिर 27 साल बाद बीजेपी की वापसी कराएगी? वहीं कांग्रेस का वनवास भी काफी लंबा हो चला है। दिल्ली अब शीला दीक्षित को भी याद कर रही है। दिल्ली चुनाव की शुरुआत योजनाओं, घोषणाओं और रेवड़ियों से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे शीश महल, दिल्ली के दंगे और शराब घोटाले की एंट्री होती चली गई। फिर घुसपैठियों पर भी बहस छिड़ी और बाद में यमुना का पानी और शुद्ध हवा का मुद्दा भी गूंजा। आखिरी दिनों में बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा, लेकिन केजरीवाल भी माहिर खिलाड़ी हैं। वो हर मुद्दे पर जमकर डटे रहे। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बहस। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपट पाएगी आप। और सवाल तो यह भी है कि क्या दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ाई है? बहस इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि 27 साल बाद क्या दिल्ली में बीजेपी अपनी वापसी दर्ज करा पाएगी? और डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली की जनता चौथी बार आम आदमी पार्टी की क्या सरकार बनाएगी? तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये बेहद छोटी सी रिपोर्ट। तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई, ये आपकी जमीनें जहां जहां झुग्गियां बसी हुई हैं, इनकी नज़र आपकी ज़मीनों के ऊपर है। ये 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे और ये ज़मीन जो है ये अपने दोस्तों को दे देंगे। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्षता से चुनाव कराना। दिल्ली पुलिस का काम है गुंडाई रोकना। भू माफिया और गुंडों के दम पे अमित शाह जी चुनाव लड़ने आए हैं। आज की दिल्ली ये समझ गई है कि ये केजरीवाल किस तरीके का झूठा, और अब तो एक चीज मान लीजिए बेईमान भी बहुत लोग इसको मानने लगे। 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगा, 8 तारीख को सरकार हमारी बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ से नई दिल्ली से हम सभी जानते हैं कमल खिलने वाला है। दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है। चलिए, अंतिम ललकार का कुछ समय बड़ा है। जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि एग्जाम हॉल में अंतिम 5 मिनट एक स्टूडेंट पर कैसे बीतते होंगे, तो वो स्टूडेंट थोड़े खुश हो जाते हैं जिन्हें अतिरिक्त समय मिल जाता है। 1 घंटे का समय अतिरिक्त चुनाव प्रचार के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि अब चुनाव प्रचार शाम 6 बजे तक चलेगा दिल्ली इलेक्शंस को लेकर के। चलिए, ये खुशखबरी भी है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, और तमाम राजनीतिक पार्टियों के खास मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं। MIM से हाजी रंगरेज साहब हमारे साथ
यहाँ डिबेट का हिस्सा होंगे और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले नीरज जी आपका रुख किए लेता हूं, क्योंकि आज राहुल गांधी का भाषण जो है वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तौर पर मोदी जी की तारीफ की है, उन्होंने साफ तौर पर मेक इन इंडिया की तारीफ की है और उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यूपीए की सरकार भी एक तरीके से बेबस हो गई थी। आपको लगता है कि ये ईमानदारी महंगी पड़ सकती है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? अनुराग जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज देश की जनता के लिए भी एक खास दिन था कि एक राजनेता सदन के अंदर देश की उस सच्चाई को सामने रख रहा था जो आम आदमी रोज उससे रूबरू होता है। और जब राहुल जी ने मेक इन इंडिया की बात की तो उन्होंने ये कहा कि इन प्रिंसिपल वो एक बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन क्योंकि इन प्रिंसिपल आइडिया अच्छा था और एग्जीक्यूशन खराब हुआ, तो आज जो हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन के जो आंकड़े हैं वो हर क्वार्टर में खराब आते हैं और इसके ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है। और जहां तक यूपीए के दौरान भी ये बात हुई तो ये बात सच है कि जो एम्बिशियस आंकड़े हम लोगों ने यूपीए सरकार में रखे उसकी तरफ हम लोग बढ़े जरूर, लेकिन हमें और अच्छा लगता कि अगर हम उन आंकड़ों को पार कर जाते और मनरेगा को जैसे हमने वो सोशल सिक्योरिटी नेट बनाया जिसकी तारीफ आज भाजपा भी करती है, जो चुनावों से पहले हमेशा मना किया करती थी, ऐसी और कुछ स्कीम्स लाकर देश के सामने जो बेरोजगारी का जो दानव है उसको हम लोग खत्म कर पाते। तो ये तो एक देश के लिए एक अच्छी पहल थी और हम हर पक्ष से भी चाहेंगे कि ये पहल होती रहे। दूसरी बात अनुराग जी ये है, आज दिल्ली के चुनाव में इस बात को तो हम लोग सब समझ रहे हैं कि एक प्रोडक्टिव कैंपेन, एक जीरो नॉइज कैंपेन जिसके अंदर ना तो गाली थी ना किसी के ऊपर दोषारोपण था, ऐसा कांग्रेस ने आपके सामने रखा। और आज हर जगह, क्योंकि पिछले 11 साल से लगातार हो क्या रहा था अनुराग जी, सब चाह रहे थे कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो जाए, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस चुनाव को हाइपर लोकल कर दिया। आज हर विधानसभा का अपना एक अलग समीकरण है और उसी समीकरण की वजह से दिल्ली में हर आदमी ये कह रहा है कि आज तो कांग्रेस एक्स फैक्टर है कि कांग्रेस जितना अच्छा कर देगी उससे या तो आम आदमी की लुटिया डूबेगी या भाजपा की। लेकिन सच्चाई ये है आप आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबाने की बात कर रहे हैं। मैं घनेंद्र जी के पास भी आऊंगा। देखिए, फुल गेटअप में बैठे हुए, बिल्कुल चुनाव प्रचार के एकदम मूड में वो हैं इस वक्त। लेकिन के शर्मा साहब का मैं रुख करूंगा। के शर्मा जी, 27 साल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से विदा हुए। मुझे लगता है कि उस समय के शासनकाल में जो एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, जो शिकायतें रही होंगी, अब तो दिल्ली वाले वो भी भूल चुके होंगे। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की जनहितकारी योजना है वो आप जारी रखेंगे, जहां ये 2100 दे रहे हैं वहां 2500 दे रहे हैं। इसके अलावा क्या बटोगे तो कटोगे भी चला यहाँ पर? हालांकि महाकुंभ में हुई त्रासदी की वजह से योगी आ नहीं पाए। उसके बाद कुल मिलाकर के अपने चुनाव कैंपेन को कितने नंबर देते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर से अनुराग जी, मैं तो 100 में 100 नंबर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ ज़मीन पर जो है घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और कर भी रहा है और आज अंतिम हो रहा है चुनाव प्रचार का। और मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली की जनता को जो केजरीवाल का जो झूठ और अफवाह है इससे निजात मिलेगी, क्योंकि ये इतने निचले स्तर का व्यक्ति जिसकी झूठ की कोई सीमा नहीं थी। मतलब लोग चिढ़ जा रहे थे टीवी में इस व्यक्ति की झूठ को सुनकर। ऐसे व्यक्ति से आज शायद दिल्ली की जनता और देश की जनता को निजात मिलेगा कि ये कम से कम इसकी अब बोलती बंद होगी, क्योंकि इतना नीचा स्तर मैंने नहीं देखा सर। मेरे भी 30 साल की राजनीति का जीवन हो गया, मैंने भी ऐसा इस स्तर की राजनीति इस व्यक्ति जिसने जैसा किया है वैसा मैंने नहीं देखा। एक बात आपने शुरुआत की, अरे लेकिन के शर्मा जी, इतनी ज्यादा सीटों पर काबिज है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, कहाँ लड़िएगा, कहाँ जीतिएगा? सर सुनिए सर, ऐसा नहीं है, ये चुनाव है सर, लोकतंत्र है, इसमें कई बार ऐसे अवसर आते हैं लेकिन उसके भी परिवर्तन भी होते हैं। कांग्रेस भी कभी तो जो है 400 से ऊपर सीटों पर रही है ना, तो इसके बाद फिर क्या स्थिति रही, 44 पर खड़ी होगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती सर, ये लोकतंत्र है। लेकिन अभी आप एक कमेंट में राहुल जी के ऊपर करूँगा और इसके बाद फिर मैं अपने विषय पर। देखिए, राहुल जी जब से लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने, निरंतर वो असफल साबित हुए और उनके भाषणों में कभी भी संजीदगी नहीं रही। कभी भी हमेशा भाषणों में वो हंसी के पात्र। आज तो मोदी जी की तारीफ की है उन्होंने, आज तो कही है कि संजीदगी थी। सर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए सर।
कभी भी आप सब बैठकर टीवी चैनलों में अनुराग जी आप ही लोग उनकी एक एक बातों पर हंसी उड़ाते रहे। मैं एंकर को भी कह रहा हूँ, एंकर ही बताते थे कि देखो साहब टीवी चैनलों ने कभी राहुल गांधी की हंसी नहीं उड़ाई। देखिए मैं सभी चैनलों के बिहाफ पर कह रहा हूँ ये बात, मीडिया ने राहुल गांधी की कभी हंसी नहीं उड़ाई, कभी मजाक नहीं बनाया। सर सुनिए, हमने तो बिल्कुल भी नहीं, आपने नहीं उड़ाई होगी तो आपको धन्यवाद, लेकिन मैंने तो बहुत से ऐसे डिबेट्स में रहा हूं जहां एंकरों ने भी कहा कि साहब ये किस भाषा का प्रयोग हुआ या क्या वाक्य बोला गया, ये हमें भी समझ में नहीं आया। अच्छा, कि उन्होंने क्या लाइन बोली, क्या विषय पर बोला, तो अंत तक लोग नहीं समझ पाते थे। फिर इनके प्रवक्ता आके बताते थे कि उनका बोलने का भाव ये नहीं ये था, ये नहीं ये था। तो हम कहते थे कि भैया आप मत समझाओ राहुल गांधी को, पहले आप समझ लो क्या बोल रहे हैं। तो मैं इसलिए कहा कि टीवी चैनल भी अचरज में रहते थे। आज शायद उनके जो एडवाइजर रहे होंगे उन्होंने समझाया होगा कि थोड़ी संजीदगी में आइए वरना राजनीति समाप्त हो जाएगी, बहन सामने खड़ी हो गई है। तो उनको लगा कि ये कंपैरिजन में मैं कहीं भाषण में पीछे न छूट जाऊं, तो कम से कम उन्होंने कुछ सुधार किया है। समय की कमी है। देखिए आप जानते हैं, एक लाइन कह दूं मात्र दिल्ली के चुनाव पे। देखिए अनुराग जी, इस चुनाव में केजरीवाल ने अपने कैंपेन की शुरुआत एक फर्जी वोटर लिस्ट से की थी, और उस फर्जी वोटर लिस्ट से वो चलते हुए जो अपने ऊपर झूठा हमला करवाने, गिरफ्तार करवाने से लेकर यमुना नदी में जहर मिलाने तक का स्तर का झूठ बोला। मतलब मैं आश्चर्य करता हूं कि कोई नदी में जहर मिला सकता है, नदी की पानी, इस स्तर का झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और उसके बाद अंत उसने आज ईवीएम की गड़बड़ी से किया है। फर्जी वोटर लिस्ट से चले थे ईवीएम की गड़बड़ी तक, इसका स्पष्ट मतलब है। मैं घरेंद्र जी से सवाल पूछ लेता हूं। वो समझ चुके हैं और क्या बहाने बनाने हैं, ठीक है, वो बहानों की तैयारी उन्होंने कर ली है। ठीक है, मैं एक बार सभी का रिएक्शन लूंगा, फिर टाइमर चलाऊंगा 1-1 मिनट का, जिससे कोई ज्यादा ना बोल पाए और सबको बराबर का समय मिले। घनेंद्र जी, सवाल ये है कि चाहे झाड़ू वाली पार्टी से दारू वाली पार्टी का आरोप हो, चाहे ये कहा गया हो कि केजरीवाल नहीं ये घोषणावाल हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, दावे करते हैं, काम नहीं करते, चाहे जिस तरीके से झूठ का इल्ज़ाम लगा हो, ईमानदारी पर सवाल उठा हो, सवाल ये है कि ठीक है जनता ने बहुत प्यार दिया 3 बार अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन अभी रामकृपाल जी से मेरी बात हो रही थी, कह रहे अब तो सभी उस लाइन पर हैं, सभी रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो अब केजरीवाल क्यों, अब कोई और क्यों नहीं, किसी और को क्यों ना आजमाया जाए? क्या बुराई है अगर दिल्ली की जनता ये सोच लेती है इस बार को? देखिए मुस्कान जी, दिल्ली विधानसभा का ये चुनाव इतिहास में दर्ज हो गया है। इससे गंदा चुनाव और इससे ज्यादा गुंडागर्दी का चुनाव बीजेपी ने पूरे देश में कहीं नहीं लड़ा होगा। गुंडों की पार्टी, ये गाली गलौज पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी, भारतीय गुंडा पार्टी ने पूरी दिल्ली में ऐसा माहौल कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं को सरेआम पीटा जा रहा है, महिलाओं कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, यहां तक कि पत्रकारों को पीटा गया, उन्हें इलीगल डिटेन करके पुलिस थाने में जमा कर दिया। और पूरी नई दिल्ली विधानसभा में आप देखोगे किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के एमएलए थे, रात को 1 बजे उनको निकाल दिया गया, किस तरीके से सीएम साहब की गाड़ी पे पत्थर फेंका गया, किस तरीके से हमारे एक एमएलए थे महेंद्र गोयल, उनके प्रचार में किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से जहां हमारा कार्यकर्ता जा रहा है हमारे कार्यकर्ता के पर्चे छीन रहे हैं, पुलिस खड़ी है देख रही है, हमारे कार्यकर्ता पिट रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, पूरी दिल्ली देख रही है। अब दिल्ली के लोगों को चुनाव करना है कि उन्हें गुंडों की पार्टी को सत्ता में लाना है या काम करने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार को सत्ता में लाना है, जिसका मतलब है कि 25,000 पे हर घर को हर महीने बचत अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है। इस सरकार को लाना है या इस गुंडा पार्टी को लाना है, जिस गुंडा पार्टी ने पूरे दिल्ली में गुंडागर्दी कर दी। आज पूरा देश पूछ रहा है कि इतना सबसे बड़ा देश का गुंडा कौन है, जिसके दबाव में, जिसके डर से दिल्ली पुलिस भी खामोश है। उस गुंडे की शय पे पूरी दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, चारों तरफ बीजेपी। मैं हाजी रंगरेज से पूछ लेता हूं कि दिल्ली का गुंडा कौन है, क्योंकि दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट दिया है इन्होंने। मैं बताता हूं, सुनिए अनुराग, हाँ बोलिए बोलिए। मैं बताता हूं उस गुंडे का नाम है अमित शाह। ये देश का नहीं, ये इस तरीके की टिप्पणी मैं अलाउ नहीं करूंगा सर। देश के गृह मंत्री हैं, सम्मानित गृह मंत्री हैं, इस तरीके की टिप्पणी मेरे चैनल पर नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए घनेंद्र जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको मैं बहुत अच्छे प्रवक्ताओं में गिनता हूं।
अनुराग हमसे पूछो ना हमारी पीड़ा क्या है। अनुराग हमसे पूछो मेरे ना नेता पर गलत शब्दों का प्रयोग ठीक है। हुआ है, मुझे बोलने दीजिएगा। मैं बोल अनुराग जी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं काउंटर लूंगा। मैंने आपत्ति दर्ज करी है के जी। मैंने बिल्कुल इस बदतमीज आदमी को बोलिए, अभी इस बदतमीज को बोलिए, उसको तमीज होनी चाहिए बात करने की। इस बदतमीज को मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया के शर्मा जी, मैंने आपत्ति जता दी है चैनल की तरफ से। इस बदतमीज को तमीज आनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया। अब आप व्यक्तिगत मत होइए, अब आप व्यक्तिगत मत होइए। तुम लोग गुंडे हो। ये बदतमीज जो है, जिसको भाषा नहीं आती, इस बदतमीज आप भी संयमित रहिए, आप भी संयमित। आप बता दो ना, देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? बताओ देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है जिसकी शय पे दिल्ली पुलिस पूरी गुंडागर्दी कर रही है? ठीक है, मामला बढ़ जाएगा, इसलिए मैं ये समझाएगा उन्हें। ठीक है, मैंने आपत्ति जता दी थी। हाजी रंगरे, एक मिनट सुनिए, एक सेकंड सुनिए। अच्छा बोलिए के शर्मा जी, संयमित रहिए, बोलिए। मैं सीधी सी बात करना चाहता हूं। मैंने बदतमीज इस व्यक्ति को इसलिए कहा, इस प्रवक्ता को, क्योंकि इसने इस स्तर की बात की यहाँ पर। मैंने आपत्ति जताई है उस पर। 17 महीने जेल काट कर आया है, और जो आरोपी है शराब घोटाले का, वो व्यक्ति उस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। ठीक है, और गुंडा करने वाला ताहिर ये देखिए, ये सब नहीं, इस तरीके की तड़ी पा रहा है। अब मैं बताता हूँ गुंडागर्दी कैसी होगी। मैं आपत्ति करता हूँ। ठीक है, मुझे हाजी रंगरे साहब के पास जाना होगा। धनेंद्र जी, ये जो प्रचार के लिए 1 घंटा अतिरिक्त मिला, इसका नाजायज फायदा मत उठाइए भाई। इसका अनुचित लाभ लेने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, यहाँ के ज्ञान दे रहा है। ठीक है। अरे धनेंद्र जी, मैंने आपको इस रूप में कभी देखा नहीं इससे पहले। मेरे लिए बड़ा अचंभित कर देने वाला मामला है ये आपका। आपको मैंने इस रूप में कभी देखा नहीं। अनुराग जी, आज ये आपा इसलिए खो रहे हैं क्योंकि इनको स्पष्ट हो गया है कि चुनाव हार रहे हैं। ठीक है, बोलिए धनेंद्र जी, एक लाइन में खत्म कीजिए। बोलिए। और बता दूं कि गुंडागर्दी क्या होती है। शीश महल में मुख्यमंत्री निवास में एक राज्यसभा सांसद जो एक महिला है। ठीक है के जी, बोले, और समय कम है। हाँ बोलिए धनेंद्र जी, एक लाइन। मुख्यमंत्री निवास में एक महिला सांसद जो इनकी पार्टी थी। बोलिए धनेंद्र जी, बोलिए। ये गुंडागर्दी होती है। अनुराग, मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 20 दिनों से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, महिला कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। हम पुलिस में शिकायत कर रहे हैं, पुलिस हमारे को प्रचार नहीं करने दे रही, पुलिस के सामने हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस कह रही ऊपर। आप शांत हो जाएं। रामकृपाल जी का रुख कर लेता हूं। हाजी रंगरेज आता हूं मैं आपके पास। रामकृपाल जी, चुनाव प्रचार का अंतिम चरण भी आप देख रहे हैं और उनके प्रवक्ताओं का रुख भी आप देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सभी पार्टियां एक दूसरे पर बौखलाहट का आरोप लगा रही हैं कि ये इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है ये जा रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि हम नहीं आ रहे हैं। आखिर दिल्ली में आप क्या देख रहे हैं? ये राजनीतिक पार्टियां जनता की भलाई से ज्यादा अपने व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई हैं ज्यादा। अनुराग जी, जो बात आप अपने घर में नहीं कर सकते, अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकते, अगर वो सार्वजनिक मंच पर, चैनल पर आप बोल रहे हैं, तो इसी से लग जाता है कि अंदर से कितना घबराए हुए और कितना आशंकित हैं, सशंकित हैं। यानी भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल है, वरना ये बॉडी लैंग्वेज नहीं होती या ये भाषा। किसकी बॉडी लैंग्वेज की बात? मैं अब आप खुद देख रहे हैं, जनता देख रही, तो मुझे उस पर आगे क्या कहना है। मैं एक शेर की आखिरी लाइन है कि कुछ पा गए हैं आपके तर्जे बयां से हम, अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपके तर्जे बयां से हम। तो यहाँ आपका मतलब आप पार्टी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये पुराना शेर है, जब आप पार्टी नहीं थी तब का लिखा गया होगा। तो एक चीज़ कह रहा, जो अभी आपने एक बात कही थी, दिल्ली का देखिए, दिल्ली का चुनाव इस अंदर से देखिए, आप कल्पना कीजिए कि जब शीला दीक्षित का चुनाव हो रहा था, उस समय की बात आप सोचिए, आप भी रहे होंगे, हम भी थे। शीला दीक्षित पर कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं था। एक जैसे होता हियर से एविडेंस में आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन शीला दीक्षित तो उसमें काम भी बहुत किया था। किसी को नहीं लगता था कि वो कांग्रेस पार्टी जीरो हो जाएगी। तो आने वाला समय में क्या वोटर होगा, 8 को क्या फैसला होगा, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये कह लेना कि 2 बार रहे, 3 बार रहे, तो चौथी बार भी हो जाएगा। शीला दीक्षित भी 3 बार रही थी शायद, और
जनता के सामने एक सबसे बड़ा पहला जो आप पार्टी का जो यूएसपी था, जो उन्होंने, हालांकि यूएसपी बात नारा तो उनका यह था कि वैकल्पिक राजनीति और लोकपाल, एक राजनीति में एक शुचिता लाएंगे, एक नई राजनीति आएगी, खैर छोड़िए उसको, लेकिन आप फ्रीबी पर आ गए, मुफ्त का देंगे, तो बहुत, अब तो इस बार तीनों पार्टियां लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैं। लेकिन सर इस बार वैकल्पिक राजनीति का आइडिया किसी के पास नहीं है ना। नहीं, सब एक दूसरे की परिपाटी फॉलो। देखिए, वैकल्पिक राजनीति की बात तो किसी और पार्टी ने की भी नहीं थी, ना कांग्रेस ने की थी, ना बीजेपी ने की थी, वो तो आप पार्टी ने की थी। बाकी पार्टियां तो ये कह रही हैं कि हम अच्छी राजनीति कर रहे हैं, संसदीय राजनीति संविधान के हिसाब से, और हम इसी से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो मेरा ये कहना कि जो नारा दे के आया था, आज वो जहाँ पे खड़ा है वो कन्फेशन भी कर चुका है। तो मेरा ये कहना है कि जब तीनों वहाँ पे हैं, तो फिर जनता के सामने चुनाव दूसरा है। आप अच्छे हो सकते हैं, शीला दीक्षित अच्छी थी, लेकिन उनको एक सपना दिखाने वाला, उससे कुछ बेहतर लगने वाला मिल गया विकल्प, तो उसकी तरफ चली गई। हो सकता है वही नतीजा इस बार भी आए। कि लेकिन तीनों, मैं पूछ रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी की भूमिका में कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, मैं, मुझसे पूछ रहे हैं जी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आम आदमी की भूमिका तो छोड़ी, इस समय देखिए है वही क्या कि किसकी कमीज कम मैली है। आप यूं देख लीजिए, 26 साल से बीजेपी नहीं है, 10 साल पहले कांग्रेस थी, 15 साल पहले, 12 साल शीला दीक्षित ने क्या किया था कुछ लोग याद कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस मन से लड़ रही है कि बेमन से लड़ रही है। अगर वो बेमन से लड़ रही है, अब तो खैर कांग्रेस के सभी नहीं, मैं वही बड़े कह रहा हूं, चेहरे मैदान में आ चुके हैं। खैर देखिए, वो अंदर समय का मैं रामकृपाल जी आता हूं। अगर वो बेमन से लड़ रही है तो फायदा बीजेपी का होगा। अगर मन से लड़ रही है तो हो सकता है, सॉरी, अगर बेमन से लड़ रही है तो आपका फायदा होगा, और अगर मन से लड़ रही है तो बीजेपी का फायदा होगा। कांग्रेस का अपना कितना फायदा होगा। हाजी रंगरेज साहब का रुख करते हैं। हाजी रंगरेज साहब, अभी गुंडागर्दी की बात चल रही थी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर। मैंने सोचा आपसे इसलिए रिएक्शन ले लूं क्योंकि दिल्ली दंगों के आरोपी को आपने टिकट दिया है, और अब तो देखिए चुनाव प्रचार के लिए माननीय अदालत ने उन्हें पैरोल दे दी है, तो न्यायपालिका पर भी आपका भरोसा कायम हो गया होगा, जिसे आप सरकार की कठपुतली बताते थे। हाजी साहब, हाजी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, हाजी रंगरेज साहब को मेरी आवाज नहीं मिल रही। नीरज मिश्रा जी, ये जो टिप्पणी की है रामकृपाल जी ने कि कांग्रेस अगर मन से लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा और बेमन से लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी का फायदा है। देश में चर्चा चाहे जिस तरीके की भी हो दिल्ली इलेक्शन को लेकर के, लेकिन रामकृपाल जी की टिप्पणी को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। आप कैसे ले रहे हैं? नहीं अनुराग जी, मैं जब अपनी बात रख रहा था पिछली बार तो मैं यही कह रहा था कि वो सबको ऐसा लग रहा है कि हम एक्स फैक्टर इसलिए हैं कि हम जैसा चुनाव लड़ेंगे तो किसकी लुटिया डूबेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 11 साल से जिस तरीके का शोर अभी आपके पैनल में दिखा कि जो मुद्दों की बात थी वो दब गई, दिल्ली की जनता का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही रहा। पिछले 11 साल से किसी ने ना तो साफ हवा की बात की, ना साफ पानी की बात की, ना सड़कों की बात की, और ना ये बात की कि जो दिल्ली हमने वर्ल्ड क्लास बनाई थी वो कैसे दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो गई। तो जिस तरीके से अभी पैनल पर हुआ, दिल्ली की जनता भी यही देख रही है। और मुझे भी, क्योंकि रामकृपाल जी ने एक शेर पढ़ा तो मुझे भी याद आया कि वो एक शेर है ना पुराना, कि जो होते हैं खानदानी रईस वो रखते हैं मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। आज राहुल गांधी जी किस पे सुना रहे हैं आप, ये बता दीजिए? बीजेपी पे, आम आदमी पार्टी पे? मैंने तो इन दोनों के लिए कहा क्योंकि जनता का प्यार इनको बड़ी रिसेंट समय में मिलना शुरू हुआ है, और इनके अंदर वो जो अहंकार है वो देखिए एकदम पराकाष्ठा पार कर चुका है। आज दिल्ली की जनता ने सिर्फ ये सवाल पूछ लिया कि जो मेरे बच्चे की 20 साल उम्र कम हो रही है वो खराब पानी और खराब हवा की वजह से, तो ये एक दूसरे से लड़ने लग गए, उस पर गाली देने लग गए। एक एक्शन प्लान बताने के बजाय ये सब सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो आपको सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल मैच की तरह दिखाएंगे जिसमें एक तरफ से हम लात मारेंगे, दूसरी तरफ से आप लात मारेंगे। नीरज जी, मैं लौटता हूं। हाजी रंगरेज साहब पैच हो गए दोबारा से, उनके कुछ प्रॉब्लम थी
लिंक में। हाजी रंगरेज साहब, न्यायपालिका पर भी आपका भरोसा कायम हुआ होगा। आपके प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए पैरोल पर बाहर हैं, आप कठपुतली बताया करते थे सरकार की न्यायपालिका को। और दूसरी बात, गुंडागर्दी की बात चल रही थी, तो आपने दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट दिए, तो मैंने कहा एक बार आपकी टिप्पणी बनती है इस पर, कौन किसके खिलाफ गुंडागर्दी कर रहा है? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने तड़ीपार कहा, उसमें तो आपने कुछ नहीं कहा कि जो तड़ीपार रहे वो भी चुनाव लड़े। मैंने आपत्ति जताई जो मुझे जतानी चाहिए। दूसरी घपला घोटाले वाली बात की गई, केजरीवाल ने क्या काम नहीं किया, भ्रष्टाचार से लेकर उन्होंने क्या नैतिकता बची उनकी, उन्होंने काम गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, फोर्स नहीं लेंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें वादे किए, और जनता को क्या दिया, जनता को अपना शीश महल बना कर दिया। और जिस तरीके से आप जनता को शाहीन बाग याद दिला रहे हैं, आप जनता को शाहीन बाग याद दिला रहे हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसी की वजह है जो आज जो है सीए एनआरसी वाला जो बिल था वो नहीं आ पाया, उस पर कोई चीज नहीं हो पाई। अगर वो होता तो आज अफरा तफरी का माहौल देश में होता। और जो किसान कानून था उसका भी किसान भाइयों ने हमारे ने जो प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट करना एक हमारे संवैधानिक अधिकार है और वो हम करते रहेंगे। अगर कोई मुखालफत इस तरीके का कोई गलत तरीके से बिना चर्चा किए आप कोई बिल लेकर आते हैं, हमारा एक ही कहना है कि हमने उन लोगों को टिकट दिया है जो बेचारे निर्दोष हैं, उनको तो फंसाया गया जानबूझकर, उनको विलन बनाया गया। अगर वो इतने बड़े दोषी होते तो 5-5 साल से उनका ट्रायल चल रहा है, अभी तक उन्हें सजा हो जाती। ठीक है हाजी साहब, नहीं हुई तो इसका मतलब हाजी साहब समय की कमी है। के शर्मा जी से बस गुंडागर्दी वाले सवाल पर मैं जवाब लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी का बड़ा गंभीर आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करेंगे? हार की बौखलाहट पे ये सब झूठ के अंतिम शस्त्र है। लेकिन सबसे बड़ी गुंडागर्दी क्या हुई? सीए मुख्यमंत्री के आवास में केजरीवाल के घर में रहते हुए उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर किस ढंग से वहां उसे पीटा गया और केजरीवाल के संज्ञान में पीटा गया, जो कि जिसकी तकदीर संजय सिंह ने तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। ठीक है मुझे लगता है कि ये सारी बातें कंक्लूड हो चुकी हैं जनता के लिए, खासकर दिल्ली की जनता के लिए। ये सब बातें वो आकलन करेगी और उसके बाद 5 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। ये मत सोचिएगा दिल्ली वालों कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। मतदान करने के लिए जरूर जाइएगा। जी न्यूज़ आपसे यहाँ ये अपील करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, व्यावसायिक मजबूरी के चलते थोड़ा सा समय हमारा घटा है कुछ वक्त के लिए, लेकिन आप दर्शकों का इतने वक्त भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।